हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ईसीजी के बारे में, जो ईसीजी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। और आज और बात करने वाले हैं ईसीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे आगे ईसीजी के टॉपिक्स के बारे में लगातार कंटिन्यू। तो बने रहिए हमारे श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज से और लेते रहिए आनंद पैरा मेडिकल की सभी क्लासों का। तो हमने पहले बात की थी हार्ट रेट कैलकुलेट की। हमने पहले देखा था कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसके अंदर हमने देख लिया था कि जो रेगुलर रिदम होता है, उसके अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। 300 बटे लार्ज बॉक्स नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स इन एक आर इंटरवल। इसको कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पहले की तरफ लिख लें 300 बटे एक आर इंटरवल लार्ज बॉक्स। तो जब हम लार्ज बॉक्स के आधार पर हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 300 बटे एक आर इंटरवल में लार्ज बॉक्स की संख्या। दूसरा हमने देखा था 1500 बटे एक आर इंटरवल के अंदर स्मॉल बॉक्स की संख्या। अगर हम स्मॉल बॉक्स के आधार पर जो रिदम कैलकुलेट करें, वो हार्ट रेट कैलकुलेट करें, तो उसका फॉर्मूला होता है 1500 बटे एक आर इंटरवल के अंदर स्मॉल बॉक्स की संख्या। अगर हम बात करें जब हार्ट और रिदम इरेगुलर रहे, तब हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब रिदम इरेगुलर रिदम रहे, तब हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके अंदर जो हमारी ये वाले फॉर्मूले होते हैं, ये काम नहीं करते हैं। ये इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर आर इंटरवल होता है, उसका टाइम पीरियड निश्चित होना अनिवार्य है, इक्वल होना अनिवार्य है। वह होता है रेगुलर रिदम के अंदर। जो इरेगुलर रिदम होती है, उसके अंदर जो आर इंटरवल होता है, उसके अंदर जो हमारा टाइम पीरियड होता है, वह इक्वल नहीं होता है, वो डिफरेंस होता है। प्रत्येक आर इंटरवल में हमको अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसलिए हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 6 सेकंड के। 6 सेकंड के अंदर आर इंटरवल इंटू 10, तो 1 मिनट का हो जाएगा। 6 सेकंड के लिए हम आर इंटरवल की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकल के आ जाती है। जब हमारा रिदम इरेगुलर रहे तब हार्ट रेट। और हम लार्ज बॉक्स या स्मॉल बॉक्स के आधार पर देखें, तो इसका जो हार्ट रेट का फॉर्मूला होता है, ये एक समझाने के लिए था। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 30 लार्ज बॉक्स के अंदर, 30 लार्ज बॉक्स में आर इंटरवल मल्टीप्लाई 10। 30 लार्ज बॉक्स का मतलब होता है 30 लार्ज बॉक्स, 30 लार्ज बॉक्स का मतलब होता है 6 सेकंड। वह कैसे, एक लार्ज बॉक्स का टाइम होता है 0.2 सेकंड का, तो 5 लार्ज बॉक्स का टाइम हो गया 1 सेकंड का। तो 30 जो लार्ज बॉक्स है उसका टाइम हो गया 6 सेकंड। इसलिए 30 लार्ज बॉक्स में आर इंटरवल की संख्या इंटू 10, ये हो गया जब हमारा रिदम इरेगुलर रहे तब हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसके अलावा हम बात कर रहे थे जो ईसीजी लीड होती है, वो हमने देखा था कि 12 लीड ईसीजी मशीन, 12 लीड ईसीजी मशीन होती है, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट पर प्लेसमेंट किए जाते हैं। 12 लीड ईसीजी मशीन होती है, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट पे प्लेसमेंट किए जाते हैं। तो हमने 10 इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इन 10 इलेक्ट्रोड को और किन किन भागों में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से नाम दिए गए हैं, वह आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वह आज हम देखते हैं
कि इनको और किन किन भागों में डिवाइड किया गया है या और कौन कौन से नाम है जो इनको दिए गए हैं। जो हमारे 10 इलेक्ट्रोड है उसके अंदर हमने देखा था कि जो 4 होते हैं वो लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं और जो हमारे 6 होते हैं वो चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। जो लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं एक तो होता है राइट आर्म, एक होता है लेफ्ट आर्म, एक होता है लेफ्ट लेग और एक होता है लेफ्ट और राइट लेग। जो 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं उनको प्लेसमेंट करने के आधार पर 4 नाम दिए गए हैं, राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग। जब हम किसी की ईसीजी करते हैं तब हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये नाम उस पर लिखे होते हैं, इस पर इलेक्ट्रोड पर जो हम प्लेसमेंट करने वाले हैं। तो ये तो हमारी साइट के आधार पर नाम दिए गए हैं। अब इसको जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएट है, उसने इसकी कलर कोडिंग की है, जिसके अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रोड को एक स्पेशल कलर दिया गया है और जो एक कलर कोडिंग है उसके आधार पर इनको एक निश्चित कलर दिया गया है। जो भी हम किसी पेशेंट की जब ईसीजी निकालते हैं तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पर एक तो ये नाम लिखे होते हैं और एक जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक निश्चित कलर के बने होते हैं, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएट के आधार पर ये कलर कोडिंग दी जाती है और इसी के आधार पर हम भारत में अमेरिकन एसोसिएट हार्ट एसोसिएट को फॉलो करते हुए ही जो हमारी ईसीजी मशीन होती है उसके अंदर हम कलर कोडिंग करते हैं और वही हमारी एग्जाम में आता है। एग्जाम में आए या ना आए पर जो वाइवा के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जरूर पूछ लिए जाते हैं कि जब आप ईसीजी करने जाओगे तब आप जब राइट आर्म पर जो लीड प्लेसमेंट करोगे तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो वह हम देखेंगे इस कलर कोडिंग के में। तो जो हमारा राइट आर्म होता है उसकी जो इलेक्ट्रोड होता है उसका कलर होता है रेड और जो हमारा लेफ्ट आर्म है उसका होता है येलो और जो हमारा लेफ्ट लेग है उसका होता है ग्रीन और जो राइट लेग है उसका होता है ब्लैक। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, वैसे तो इसकी ट्रिक होती नहीं है पर अगर याद करने के आधार पर हम कुछ भी ट्रिक बना लें, तो हम किसी रोड पे जाते हैं तो वहां पे सिग्नल लगे होते हैं जिसके अंदर 3 लाइट होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, क्रमशः इसी क्रम में लगी होती है। रेड का मतलब होता है कि रुक जाओ, येलो का मतलब होता है कि गाड़ी स्टार्ट कर लो और ग्रीन का मतलब होता है कि अब बत्ती ओपन हो गई है, जो रास्ता होता है वो ओपन हो गया है, अब आप निकल लो। तो हम इसी आधार पर देखें कि सबसे पहले रेड यानी बत्ती पे आते ही रुक जाओ, ये वाली राइट आर्म पर प्लेसमेंट कर दो और जो हमको चलने का निर्देश देती है लेफ्ट आर्म येलो और जो गाड़ी स्टार्ट करने का निर्देश देती है और जो हमको चलने का निर्देश देती है लेफ्ट लेग यानी ग्रीन। अरे हम इनको फॉलो नहीं किए तो यानी हमारी वही डेड हो जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, कुछ नहीं दिखता यानी ब्लैक। जो चौथी बत्ती होती है लगी नहीं होती है पर चौथी बत्ती होती है कि अगर हमने इनको फॉलो नहीं किया तो हमारी वही डेट हो जाएगी और हमको दिखना बंद हो जाएगा यानी हमारी आंखें बंद हो जाएगी, वो होगा ब्लैक। तो यानी बात करें राइट, रेड, लेफ्ट, ग्रीन, येलो, लेफ्ट लेग ग्रीन और जो राइट लेग ब्लैक, ये थी लिम्ब इलेक्ट्रोड। अब हम बात करें चेस्ट इलेक्ट्रोड। ये होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। तो V1 होता है उसको वही रेड कलर दिया जाता है और जो V2 होता है
उसके लिए वही येलो कलर होता है। और जो ये V3 होता है उसके लिए भी वही ग्रीन कलर होता है। V4 होता है उसके लिए यहाँ ब्लैक था, जो चौथी लीड थी, यहाँ ब्लैक ना होकर इसके लिए होता है ब्राउन। इसके लिए होता है ब्लैक। और जो V6 होता है उसके लिए होता है पर्पल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले, तब तक हम बात आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि ईसीजी लीड को और भी किन्हीं भागों में डिवाइड किया गया है क्या। तो हाँ, ईसीजी लीड को प्लेसमेंट करने के आधार पे हमने देख लिया था। उसके अलावा जो प्लेसमेंट साइट होती है या हार्ट की किस साइट पर प्लेसमेंट हो रहे हैं, उस आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया है। तो हम अगर इसकी पोजीशन की बात करें, जो लीडों की पोजीशन की बात करें, तो लीड V1 एंड V2 होती है, वह होती है राइट वेंट्रिकल पर। जो लीड V1 एंड V2 होती है वो राइट वेंट्रिकल पर लगी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर लीड। जो लीड V3 एंड V4 होती है वह लगी होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर। जो लीड V3 एंड V4 होती है वह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर लगी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लीड। और जो लीड V5 एंड V6 होती है वह लेफ्ट वेंट्रिकुलर पर लगी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीड। उसके अलावा जो हमारी लिम्ब लीड होती है, जो चार हमारी लिम्ब लीड होती है, उनको प्लेन के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। अभी प्लेन क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, अगर हम उसको इस तरीके से डिवाइड करें दो भागों में, बीच से कट करें, तो एक राइट हिस्सा और एक लेफ्ट हिस्सा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन। और जो हमारा बॉडी बॉडी पार्ट है या ह्यूमन बॉडी है, इसको हम अगर इस तरीके से डिवाइड करें, जिसके अंदर एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर हम इस बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करें, इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। इसके अंदर हम बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमारी बॉडी जो दो भागों में डिवाइड हुई है, उसके अंदर एक तो आगे वाला हिस्सा है, एक पीछे वाला हिस्सा, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी हम इस तरीके से खड़े और बॉडी को इस तरीके से काटा जाए, साइड से काटा जाए, तो एक आगे का हिस्सा और एक पीछे का हिस्सा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। तो ये हमारी जो लिम्ब लीड होती है, वो अगर हम गौर से देखें तो कोरोनल प्लेन पर लगी होती है, क्योंकि दो हाथों की और दो पैरों की, दो हाथ और दो पैर साइड में ही होते हैं जो कोरोनल प्लेन में आते हैं। यानी अगर कोरोनल प्लेन से काटे तो हम दो हाथ और दो पैर क्रमशः डिवाइड हो जाते हैं, इसके अंदर बीच से ही जाएगी, दो हाथों में से गुजरेगी वो लाइन और दोनों पैरों में से गुजरेगी, इसलिए वो होती है कोरोनल प्लेन। इसलिए जो लिम्ब लीड की जो चारों लीड होती है, इनको कोरोनल लीड भी बोलते हैं। और जो हमारी चेस्ट लीड होती है, जो छह लीड होती है चेस्ट लीड, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लीड। यानी अगर हम गौर से देखें तो इसी प्लेन पर आती है, इसलिए इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लीड। उसके अलावा ये लीड होती है किस भाग की इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करती है, उसके आधार पर भी इनको
डिवाइड किया गया है। पहला है सेप्टल लीड। सेप्टल लीड के अंदर रखा गया है लीड B1 एंड B2 को। जो लीड B1 एंड B2 है वह हमारे हार्ट के सेप्टल भाग में, यानी हमारे हार्ट की जो दीवार होती है उस भाग की इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करती है, इसलिए इनको बोलते हैं सेप्टल लीड। इंटीरियर लीड V3 एंड V4। जो हमारी V3 एंड V4 लीड होती है यह हार्ट के अंदर वाले भाग की इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करती है, इसलिए इनको बोलते हैं इंटीरियर लीड। लेटरल लीड जिसमें V5, V6 फर्स्ट एंड AVL, जो चारों लीड होती है यह हार्ट के साइड वाला हिस्सा होता है, लेटरल वाला हिस्सा होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करती है, इसलिए इनको बोलते हैं लेटरल लीड। इंफीरियर लीड, लीड सेकंड, लीड थर्ड एंड AVF, ये तीनों लीड होती है, ये हार्ट के निचले वाले हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करती है, इसलिए इनको बोलते हैं इंटीरियर लीड। तो इस आधार पर लीड के कुछ डिवाइडेशन है। उसके बाद में हम देखते हैं रिदम। जो हमने अभी बात की थी कि रेगुलर एंड इरेगुलर रिदम होता है, उनका डिवाइडेशन किस आधार पे किया गया है, ये क्या होती है जो रिदम होता है इरेगुलर और रेगुलर, ये क्या होती है, इसकी अगर हम बात करें तो हम पहले रिदम की बात करें तो रिदम के अंदर हमने कई बार बात कर चुके हैं कि रिदम के अंदर हम देखते हैं RR इंटरवल में जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसको देखते हैं। तो रिदम क्या दर्शाता है, RR इंटरवल में RR इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल, यानी उसकी सीक्वेंस को देखते हैं। RR इंटरवल रिदम के अंदर अगर हम परिभाषा लिखे तो लुकिंग बाय द RR इंटरवल उसको बोलते हैं रिदम। ये हम कौन सी लीड में देखते हैं, लीड सेकंड के अंदर। जो लीड सेकंड होती है उसको रिदम लीड भी बोलते हैं, क्योंकि हम जब रिदम देखते हैं कि रेगुलर है या नहीं है वह देखते हैं लीड सेकंड में, इसलिए जो लीड सेकंड होती है उसको रिदम लीड भी बोलते हैं। आपको वाइवा के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि जो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए मेन लीड होती है या जो रिदम देखने के लिए जो लीड होती है सॉरी, वह कौन सी होती है, तो वो होती है लीड सेकंड। इसलिए जो हमारे रिदम के हिसाब से लीड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो रिदम है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो रेगुलर रिदम, एक है इरेगुलर रिदम। जो रेगुलर रिदम है उसके अंदर प्रत्येक बीट में जो RR इंटरवल का टाइम होता है वह कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। और जो इरेगुलर रिदम होती है उसके अंदर जो प्रत्येक बीट है उसके अंदर जो RR इंटरवल है उसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वह कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसको रेगुलर रिदम और इरेगुलर रिदम दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो रेगुलर रिदम होती है उसको हम साइनस रिदम के नाम से भी जानते हैं। जो रेगुलर रिदम होती है उसको साइनस रिदम के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, जो रेगुलर रिदम होते हैं इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, इसके अंदर जो पी वेव होती है
जो इसकी पी वो होती है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करती है। पी वे फॉलो बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो पी वेव होती है वह मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होती है। और जो आर आर इंटरवल होता है नॉर्मल एंड इक्वल, यानी प्रत्येक बीट के अंदर जो आर आर इंटरवल देखने को मिलेगा वह नॉर्मल होगा और उसका टाइम पीरियड होगा वह कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। उसके अगर उसके बाद में हम बात करें इर्रेगुलर रिदम की, तो इर्रेगुलर रिदम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इर्रेगुलरली रेगुलर रिदम और दूसरा है इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। पहला इर्रेगुलरली रेगुलर रिदम, दूसरा इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। देखने में एक जैसे लग रहा है इर्रेगुलरली इर्रेगुलरली, बस यहाँ रेगुलर है और यहाँ इर्रेगुलर है। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी ईसीजी वेव की बात करें, इसमें कुछ आर आर इंटरवल देखने को मिलते हैं। अगर हम माने इसका टाइम पीरियड 0.7, इसका टाइम पीरियड 0.9, इसका टाइम पीरियड 0.8, इसका टाइम 0.7, इसका टाइम 0.9, इसका टाइम पीरियड 0.7, यानी इनके जो आर आर इंटरवल है उसका टाइम पीरियड क्रमशः 0.7, 0.9, 0.8, 0.7, 0.9, 0.7, तो हम देखेंगे प्रत्येक जो आर आर इंटरवल है उसका टाइम पीरियड अगर हम इक्वल देखें तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो गई इर्रेगुलरली रिदम, इर्रेगुलर रिदम जो हम बात कर रहे हैं। परंतु हम देखें कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में वही टाइम पीरियड दोबारा रिपीट हो रहा है, वही सेम टाइम पीरियड दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इर्रेगुलरली रेगुलर रिदम। और अगर यही होता 0.6, 0.7, 0.5, तो हम देखेंगे किसी भी टाइम के बाद में दोबारा वही टाइम अंतराल रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, वही टाइम रिपीट तो हो जाएगा पर उसके बाद में देखो 0.9, 0.5, यानी वो जो अंतराल है वो कांस्टेंट नहीं है। टाइम तो रिपीट हो सकता है पर जो टाइम पीरियड का जो अंतराल है, इंटरवल है, वह रिपीट नहीं होता है। इसको बोलते हैं इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। इसके अंदर जो प्रत्येक आर आर इंटरवल है उसका टाइम पीरियड होता है वह अलग तो होता है, पर किसी भी टाइम पीरियड के बाद में वही टाइम है वह इंटरवल है वह रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। और जो इर्रेगुलरली रेगुलर रिदम होती है उसके अंदर आर आर इंटरवल में टाइम तो अलग होता है पर कुछ टाइम पीरियड के बाद में वही टाइम पीरियड वापस रिपीट हो जाता है, वही जो इंटरवल है वो सेम वापस रिपीट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इर्रेगुलरली रेगुलर रिदम। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिजीज कंडीशन है जिसमें देखने को मिलती है, तो हम बात करें पहले फिजियोलॉजिकल कंडीशन की। फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसके आधार पर अगर यह हमको इरेगुलरली देखने को मिल रही है, तो हमारी अगर साइनस अरिथमिया कंडीशन हो गई, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ
और कुछ काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उस दौरान हमारी हार्ट रेट होती है वो बढ़ती है और घटती है। उस कंडीशन के अंदर हमको इरेगुलरली रेगुलर रिदम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो टाइम आर इंटरवल है उसका टाइम पीरियड होता है वह बदलता रहता है। उसके बाद में हम बात करें पैथोलॉजिकल कंडीशन की। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर कोई बीमारी हो गई है, उसके कारण हमको इरेगुलरली रेगुलर रिदम देखने को मिल रही है। तो पहला होता है एक्टोपिक बीट, यानी हार्ट की कोई मायोकार्डियल सेल होती है, वह पेसमेकर की तरह कार्य करती है, जिसके कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वह जनरेट होती है। और जो हमारा हार्ट होता है वह एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्शन दर्शाता है, जिसके कारण जो हमारा आर इंटरवल है वह बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ईसीजी वेव होगी उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेव देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी को बोलते हैं एक्टोपिक बीट, और वह देखने को मिलती है इरेगुलरली रेगुलर रिदम के अंदर। उसके अलावा बात करें सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, कंडीशन होती है 2.1 एंड 3:1। इसका मतलब है कि क्रमशः दो वेव के बाद में तीसरी वेव होगी, उसके अंदर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वह एब्सेंट होगा। और इसके अंदर जब तीन क्रमशः ईसीजी वेव होगी, उसके बाद में जो चौथी ईसीजी वेव होगी उसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वह एब्सेंट मिलेगा। तो एक निश्चित क्रम के अंदर या निश्चित अंतराल के बाद में ही ये हो रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट। इसके कारण जो आर इंटरवल है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहता है। उसके अलावा हम बात करें साइनस अरेस्ट। साइनस अरेस्ट या साइनस ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो गया, उस कंडीशन में ऐसे नोड तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, उस कंडीशन में करेगा एवी नोड या और बंडल ऑफ हिंज, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो उस दौरान भी हमको जो आर इंटरवल है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है हमको इरेगुलरली रेगुलर रिदम के अंदर। अगर हम बात करें इरेगुलरली इरेगुलर रिदम में, तो हम अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो ये होती है साइनस अरिदमिया। ये इरेगुलर कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, यानी तुरंत पेशेंट को कार्डियोलॉजी के बड़े डॉक्टर को या बड़े कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होती है, ये पेशेंट को मौत तक भी ले जा सकती है। दूसरी हम बात करें पैथोलॉजिकल कंडीशन की, यानी डिजीज कंडीशन की, तो इसके अंदर होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो एट्रियल जो हमारा हार्ट का अपर पार्ट होता है वो फास्टली काम करने लग जाता है, फास्टली कॉन्ट्रेक्शन दर्शाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। जो हमारा ऐसे नोड होता है वह तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पर जो ऐसे नोड से सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह जाती है एट्रियम की मायोकार्डियल मसल्स के पास। जो एट्रियम की मायोकार्डियल मसल्स के पास जाते ही एट्रियम की जो मायोकार्डियल मसल्स है वह कॉन्ट्रेक्शन दर्शाती है, फिर यह आती है एवी नोड के पास। पर ये कुछ कंडीशन के अंदर जो ये एवी नोड के बाद
पास में इलेक्ट्रिसिटी आई, वो वापस रिपीट रिवर्स घूम के जो एट्रियल की मायोकार्डियल मसल्स होती है उसके पास पहुंच जाती है, जिसके कारण एट्रियल की जो मसल्स होती है वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन दर्शाती है, जिसके कारण से जो हमारी ईसीजी वेव होती है उसके अंदर हमको एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलती है, जो कोज करती है इरेगुलर कंडीशन को। इसके अंदर जो हमारी एट्रियम की जो हार्ट रेट होती है वह अपर 100 बीट पर मिनट देखने को मिलती है, और जो एट्रियल फिल्टर कंडीशन होती है उसके अंदर जो हमारी एट्रियम की जो हार्ट रेट होती है वो 250 बीट पर मिनट से 500 बीट पर मिनट तक भी देखने को मिल सकती है। इसके अंदर हमारा एट्रियम की जो मायोकार्डियल मसल्स होती है वो फड़फड़ाने लग जाती है, बहुत फास्ट कार्य करने लग जाती है, और जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है उसके अंदर जो वेंट्रिकुलर की मसल्स होती है वह एक्स्ट्रा कार्य करती है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन दर्शाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है वह या तो ऐसे नोड से एवी नोड से कुछ एक्स्ट्रा पाथवे जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो वेंट्रिकुलर की मसल्स होती है उसके पास में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, जिसके कारण से वह नॉर्मल कंडीशन से अधिक कार्य करने लग जाता है, अधिक कॉन्ट्रैक्शन दर्शाता है, मोर देन द नॉर्मल कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल मसल्स। उस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये थी हमारी रिदम की बात। हमने बात की है रिदम। रिदम होती है दो प्रकार की, एक रेगुलर रिदम और एक इरेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम को साइनस रिदम भी बोलते हैं, और जो रिदम जो कैलकुलेट की जाती है वह की जाती है लीड सेकंड के अंदर, इसलिए जो लीड सेकंड होती है उसको साइनस लीड भी बोलते हैं, रिदम लीड बोलते हैं। और जो हमारी इरेगुलर रिदम होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो इरेगुलरली और रेगुलर रिदम और इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। हमने देखा कि किस किस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलती है। अब हम आगे की कक्षाओं के अंदर जो ईसीजी के टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब ईसीजी संबंधित होती है कार्डियोलॉजी से, और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट की स्टडी। अब हार्ट की स्टडी करने से पहले हमको यह तो पता होना चाहिए कि हार्ट क्या होता है, इसलिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वह होगी हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में हम बढ़ेंगे ईसीजी के टॉपिक्स के पास, और एक एक करके सभी ईसीजी के टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे इसी तरह आसान भाषा में। इसलिए जुड़े रहिए आप श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और आज अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, और बने रहिए हमारे साथ एंड तक। धन्यवाद।